ठीक है। तो पॉलिसी फ्रेमवर्क का मतलब है कि जो एक पॉलिसी बना हुआ है हमको, अच्छा ठीक है, अगर कोई एरिया है जहां अच्छा लिखा होता है बहुत सारे टैंक पर, आप देखिएगा इनफ्लेमेबल, ठीक है ना, हाईली इन्फ्लेमेबल है, इसलिए इसके आसपास आग ना जलाए, ये एक पॉलिसी होता है। तो क्या उसमें ये पॉलिसी है, अब क्या वहां पे कहीं पे भी अलाउड हो सकता है कि आप जहां पे ये सारी गाड़ियां लगी है वहां पे आप आग सेक सकते हैं या कुछ खाना बना सकते हैं, ऐसा कुछ अलाउ हो सकता है कि ऐसा कुछ प्लान हो सकता है कि हम यहाँ पे कुकिंग का प्लान बनाएंगे या फिर यहाँ पे किचन रखेंगे? नहीं ना, क्योंकि वो जो पॉलिसी है कि इस एरिया को आग से या इनफ्लेमेबल जोन है ये, तो इसको किसी भी फ्लेमेबल चीजों से दूर रखना है। तो क्या होगा, वो प्लान आप कहीं दूर जगह पे, कहीं रिमोट प्लेस पे वो जगह किचन या फिर उस तरीके का कुछ बोन फायर आपको करना पड़ेगा, ना कि आप किसी वैसे टैंक के पास करेंगे जिसमें कुछ इन्फ्लेमेबल सामान है। तो बहुत जगह ये पॉलिसी है कि अगर यहाँ पर आपको आग नहीं जलाना, स्मोकिंग नहीं करना, तो फिर वहां पे ये प्लान भी होता है कि यहाँ पे उस पॉलिसी को फॉलो करने के लिए ये प्लान होता है कि जो फ्लेमेबल्स है उसको कुछ ही दूसरी जगह पे आपका जलाने का अलाउड होता है या यूज करने का अलाउड होता है। ऐसे ही पॉलिसी फ्रेमवर्क मतलब जो भी पॉलिसी है, जो भी प्लान है, वो उस पॉलिसी के अंदर आना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट के जो प्लान्स हैं, गवर्नमेंट के पॉलिसीज के अंदर आना चाहिए, ना कि उसके पॉलिसीज के बाहर। उसका कोई भी प्लान उसके पॉलिसीज को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकता है, राइट? तो ये पॉलिसी फ्रेमवर्क हो गया। इसी तरह है प्रिंसिपल ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर आप सबको मालूम है क्या होता है। लिमिटिंग फैक्टर का मतलब होता है जो चीज आपको स्टॉपेज, हिंड्रेंस का काम कर रहा, आगे बढ़ने का काम कर रहा, या जो आपके पास जो रिसोर्सेज की कमी है, जो थोड़ा आपके पास अभाव है, वो आपको सक्सेसफुली आपके प्लान को एग्जीक्यूट करने में हिंड्रेंस क्रिएट कर सकता है। इसलिए जब भी आप प्लान बनाते हैं तो सबसे पहले उन फैक्टर्स का प्रोविजंस बनाइए, उन फैक्टर्स को कैसे यूज करेंगे ये देखिए जो आपके पास ऑलरेडी कम है, जो आपके पास पहले से स्कार्स है। क्योंकि हम स्कार्स रिसोर्सेज को बिना ध्यान में रखे अगर काम स्टार्ट करते हैं और काम करते हैं तो क्या हो जाएगा कि बाद में उस रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी और हमारे पास वो होगा नहीं, तो हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए प्लानिंग में का ये एक फैक्टर है, एक प्रिंसिपल है कि आपके पास जो चीजें कम है उनको पहले ध्यान में रख करके अपने प्लान को उस चीज के लाइट में बनाइए। जो चीज आपके पास नहीं है पहले आप उसका प्रोविजन कर लीजिए कि इसके ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है, हम इसकी जगह पे क्या यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये फलाना रिसोर्सेज या मैन पावर या टाइम या मनी जो भी है वो कम है। ठीक है, तो लिमिटिंग फैक्टर को ध्यान में रख करके प्लान बनाया जाता है। एंड फाइनली सिलेक्शन ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेटिव का मतलब हुआ कि बहुत सारे तरीके हो सकते हैं किसी काम को खत्म करने में, कौन सा तरीका सबसे अच्छा, सबसे सूटेबल तरीका है और वो सबसे इफेक्टिव भी है और सबसे इफिशिएंट भी है, यानी कम खर्चे में कम वेस्टेज के साथ अधिक क्वालिटी का रिजल्ट आपको प्रोड्यूस करता है। तो आप जब 3-4 ऑल्टरनेटिव्स को जनरेट करेंगे, उनको कंपेयर करेंगे, तो आपको कोई एक तरीका लगेगा जो आपके हिसाब से उस मोमेंट आपको सबसे सूटेबल लगेगा और वही आपके लिए बेस्ट ऑल्टरनेटिव हो गया, उसको आप पिक कर लेते हैं ताकि मिनिमम एफर्ट, मिनिमम कॉस्ट में आप उस काम को कर सके। राइट, दीज आर द प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल ऑफ क्या क्या हुआ, प्रिंसिपल ऑफ टाइम फ्रेम, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी फ्रेमवर्क, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स एंड प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेटिव। सीधा से कोई एक रास्ता दिख गया और आप उसको फॉलो करते हैं ऐसा नहीं, फाइंड आउट द अदर वेज। ठीक है ना, उस काम को करने के और भी तरीके हो सकते हैं, पहले वो पता करिए और फिर उसमें से जो सबसे अच्छा तरीका है उसको चुनना। यहां तक क्लियर है प्रिंसिपल? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फैक्टर्स। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इफेक्टिव प्लानिंग में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, या फिर जिस फैक्टर्स का ध्यान नहीं रखा तो क्या हो जाएगा, प्लानिंग खराब हो जाएगी। ये जो फैक्टर्स हैं वो ध्यान रखिएगा, क्योंकि इफ वी इग्नोर दीज फैक्टर्स, इफ यू डोंट टेक इनटू कंसीडरेशन दीज फैक्टर्स, द प्लान बिकम्स फॉल्टी प्लान्स। लेकिन जैसे कि रिलायबल फैक्ट्स पे बेस्ड होना चाहिए आपका प्लान। रिलायबल फैक्ट्स का मतलब क्लास, रिलायबल फैक्ट्स का मतलब क्या होगा? हैंड रेज करिए, मैं आपको अनम्यूट करूंगी इफ यू नो। यस अभिषेक। यस मैम, जिसके बारे में हम सर्च वगैरह करके पता लगा सकते हैं, जो कि जो फैक्ट
एक्चुअल में है, बिल्कुल ना सही, कि किसी के कहे सुने पर। बिल्कुल सही। रिलायबल मतलब ठीक है, हैंडल कर लो सब लोग, बिल्कुल सही कहा उसने। रिलायबल फैक्ट्स का मतलब, रिलायबल फैक्ट्स का मतलब होता है दोज फैक्ट्स ऑन विच यू कैन रिलाई, जो कि किसी सही सूत्रों से जिस इंफॉर्मेशन को आपने कलेक्ट किया है वही रिलायबल फैक्ट्स होता है। तो जब भी हम प्लान करते हैं, प्लान का मतलब फ्यूचर के लिए कुछ सोचते हैं, फॉरकास्ट करते हैं, तो वो फॉरकास्टिंग, वो फ्यूचर प्लान बेस्ड होना चाहिए रिलायबल फैक्ट्स पर। यानी कि उसका जो बेसिस होता है वो रिसर्च होता है। आप जो रिसर्च करते हैं किस रूरल एरियाज में सड़क नहीं है, ठीक है ना, या कुछ किस रूरल एरियाज में एक भी हॉस्पिटल नहीं है, या कहाँ पे हेल्थ का इश्यूज है, दवाइयां अवेलेबल नहीं है, ये सब गवर्नमेंट को कैसे पता चलता है? सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, हाउ दे कम टू नो अबाउट दिस डिफिकल्टीज? वो कंसेंसस होता है, जगह जगह पे जाकर के देखते हैं कि कहाँ किस चीज के अभाव है, और फिर जो अपना वो प्लान ऑफ एक्शन लाते हैं उसमें उस जगह के लिए पर्टिकुलर बजट असाइन किया जाता है, एक प्लान ऑफ एक्शन प्लान क्रिएट किया जाता है जिससे उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, राइट। तो ऐसे अगर ये जो कलेक्ट करने का तरीका है इंफॉर्मेशन, ये जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं वो अगर फॉल्टी है, वो अगर किसी ने घर में बैठ करके ऐसे ही भर दिया हो गवर्नमेंट का फॉर्म और जाके जमा कर दिया हो उनके ऑफिस में, पैसे तो वो ले लेगा, लेकिन गवर्नमेंट जब उसी को बेसिस बनाते हुए, उसी स्टडी को बेसिस बनाते हुए कोई 5 ईयर प्लान बनाती है या कुछ प्लान बनाती है, तो वो प्लान ऑब्वियसली फॉल्टी होगा, उससे वहां का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे आपको पता नहीं है कि वहां एक्चुअल डिफिकल्टी क्या है, क्योंकि ये जो डेटा कलेक्ट किया गया वो हर जगह घूम घूम कर नहीं किया गया, बल्कि कहीं किसी ने अपने मन से रैंडम डेटा फिल कर दिया है, राइट। रिलायबल फैक्ट्स का मतलब होता है कि अगर आपको कहीं पे कोई बिजनेस स्टार्ट करना हो तो पहले फाइंड आउट करिए कि आपके वहां पे कितने कॉम्पिटिटर हैं, क्या वहां के कस्टमर या वहां के लोगों की उस सर्विस की या उस प्रोडक्ट की कुछ रिक्वायरमेंट है, क्या ये डिमांड है, या कोई डिमांड है ही नहीं वहां पे, अगर है तो क्या वहां पर डेमोग्राफिक सिचुएशन कितना खर्चा कर सकते हैं उस प्रोडक्ट या सर्विसेज को पाने के लिए वहां के लोग। जब आप ये सारे फैक्ट्स कलेक्ट कर लेते हैं पहले, और तब आप उसके हिसाब से अपना कस्टमाइज बिजनेस वहां पे शुरू करते हैं जो वहां के कस्टमर के, वहां के पीपल के नीड को सेटिस्फाई करता है, तो वो बिजनेस अच्छा चलेगा। अगर आपने ऐसा कोई डेटा कलेक्ट नहीं किया और सीधा जाकर के कोई दुकान या कोई होटल या कोई सर्विसेज या कोई बिजनेस स्टार्ट कर लिया, तो हो सकता है कि वो ना चले, क्योंकि वहां के लोगों की रिक्वायरमेंट उसमें नहीं फुलफिल होती है, ठीक है। इसीलिए रिलायबल फैक्ट्स पे बेस्ड होना चाहिए फ्यूचर प्लानिंग, ये एक फैक्टर है। अगर आपका प्लानिंग रिलायबल फैक्ट्स पे बेस्ड नहीं है तो वो बहुत संभव है कि वो फेल हो जाए। सेकेंड है इंश्योरिंग एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन इन प्लानिंग, यानी कि एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन प्लानिंग में कैसे हम इंश्योर करेंगे, एम्प्लॉयज कैसे अपना कंट्रीब्यूशन प्लानिंग में दे सकता, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन क्यों नेसेसरी है प्लानिंग में। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई भी प्लान आपके घर में ही कोई प्लान लिया जाए, कोई भी आकर के आपको बोल दे कि तुम्हें ये करना है और ऐसे ऐसे करना है, ठीक है ना, तो क्या होगा, आप कर दोगे, लेकिन आपका कमिटमेंट लेवल उस काम के साथ ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि यू हैव नॉट यूटिलाइज योर ओन माइंड, योर ओन ब्रेन। आपको जो बोला गया है आपने कर दिया, अब वो अच्छे से हुआ या खराब से हुआ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसने आपको बोला है उसकी ही कंप्लीटली है, राइट। लेकिन जब हम आपको उसमें इन्वॉल्व करते हैं, देखो ये प्रॉब्लम है, बताओ तुम्हें क्या लगता है किस तरीके से ये काम करे तो सॉल्व हो जाएगा, और आपने कुछ सुझाव दिया है, आपने अपने तरफ से कुछ लाइन ऐड किए हैं, या आपको लगता है कि ये तरीके से करने से ये काम आसानी से हो जाएगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तो उसको आपको अलाउ कर देगा, ठीक है ये करके देखते हैं, चलो तुम्हारी बात मान के देखते हैं, ऐसे ही कर लो। अब इस टाइम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है या नहीं बनती है? इस टाइम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बन जाती है और आप थोड़ा ज्यादा अवेयरनेस से काम करते हैं, ज्यादा केयरफुल होकर काम करते हैं ताकि वो प्लान सक्सेस हो जाए, क्योंकि इसमें कमिटमेंट आपका ज्यादा है, क्योंकि ये आपने ही बोला था, राइट, ठीक है। कभी कभी क्या होता है घर में, किसी को बोलो कि फलानी मूवी बहुत अच्छी है चलो देखने जाते हैं, और आपके सिर्फ कहने पे सब लोग आपके साथ गए मूवी देखने के लिए, अगर वो मूवी खराब निकला, चट्टूकार निकला, सर दर्द करा दिया, सब लोग पूरे रास्ते बोलते आएंगे तुम्हारे कारण पैसा बर्बाद हो गया, तुम्हारे कारण टाइम बर्बाद हो गया, दिमाग खराब हो गया, कितना घटिया मूवी ले गए थे, बोलते हैं ना बाकी के लोग। मतलब इसमें सिर्फ तुमने बोला था और उन्होंने तुम्हारे कहने पर वो काम किया, और जब खराब हो गया तो सब आपको बोल रहे हैं। लेकिन जब सब लोग टीम मिलकर के, फैमिली वाले मिलकर के ये प्लान बनाते हैं कि फलाने जगह जाते हैं घूमने के लिए या फलाने जगह जाते हैं मूवी देखने के लिए, वो अच्छा निकला या खराब निकला कोई किसी को बोलता नहीं, अगर खराब निकला तो सब चुपचाप वापस आते हैं वापस, ठीक है ना, क्योंकि सबका इन्वॉल्वमेंट था, सबका उसमें अपना टेक था। और अगर
अच्छी है तो ठीक है, सबका अच्छा एंटरटेनमेंट हो गया। तो इसीलिए सबको इन्वॉल्व करना जरूरी है प्लानिंग में, ताकि आपका कमिटमेंट लेवल सबको मिल सके, सब ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से, सब ज्यादा केयरफुली उस काम में अपने आप को डेडिकेशन के साथ लगा सके। इसीलिए एम्प्लॉय को भी उसमें इंक्लूड करना बहुत जरूरी है, उनका एक्सेप्टेंस, उनका कंसेंट बहुत जरूरी होता है किसी प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। अगर वो अपने मन से वहां पे नहीं है, सिर्फ फिजिकली उस काम को कर रहे हैं, तो वो बहुत खुशी खुशी नहीं करेंगे, और जब कोई काम खुशी खुशी नहीं होता है तो वो भी फेल ही जैसा हो जाता है। राइट? ठीक है, समझ में आया कि एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट क्यों जरूरी है। नेक्स्ट है स्टडिंग डीपली द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को स्टडी करना। जो पहला हमने पॉइंट पढ़ा था, रिलायबल फैक्ट्स, वी कलेक्ट रिलायबल फैक्ट्स आफ्टर द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल इंटरनल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कैसा है, फेवरेबल है कि नहीं है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, पॉलिटिकल पॉलिसीज, कॉम्पिटिटर्स का जो काम करने का स्ट्रैटेजी है, तरीका है, जो कंज्यूमर्स डिमांड में और कंज्यूमर बिहेवियर में चेंज दिख रहा है आजकल, वो सब क्या आपके नए प्लान के हिसाब से फेवरेबल नजर आता है? अगर एडवर्स है तो आप 2 बार सोचिए, 4 बार सोचिए, अपने प्लान को चेंज कर लीजिए, लेकिन वो प्लान मत एग्जीक्यूट करिए, क्योंकि अगर एडवर्स कंडीशन है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में तो इट इज बाउंड टू फेल। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, हरी झंडी है हर तरफ से, अभी बहुत पॉजिटिव साइन है इस चीज के लिए, बहुत पॉजिटिव एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है इस पर्टिकुलर बिजनेस या सर्विसेज को लेकर के, तो आप क्या करेंगे, उसको स्टार्ट करेंगे। इसीलिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे बेस्ड होता है फैक्ट्स को कलेक्ट करना, और उस फैक्ट्स इंफॉर्मेशन के एनालिसिस पे आप क्या करते हैं, फ्यूचर प्लान बनाते हैं। इसीलिए प्लान से पहले एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को रिसर्च करना, स्टडी करना बहुत नेसेसरी है। अडॉप्टिंग द रेगुलर ट्रेनिंग सिस्टम क्यों जरूरी है, ताकि वो ट्रेनिंग इसलिए जरूरी है, जब भी आप प्लान करते हो तो कुछ काम करने के लिए, काम को अचीव करने के लिए करते हो। नॉर्मली बहुत कुछ ऐसा होता है जो आपके गोल्स होते हैं, जो नए होते हैं, जो अलग तरह के होते हैं। अब ये आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये कैसे समझ में आएगा आपके? तो ट्रेनिंग जब हम देते हैं अपने एम्प्लॉयज को, तो एक तो हम उनको वो काम करने के लिए स्किल्ड कर रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं कि ये नए तरीके का काम है और आप इसको कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। साथ ही हम उनको ये भी कन्वे कर रहे हैं, ये भी कम्युनिकेट कर रहे हैं कि ये करना जरूरी क्यों है, क्यों हमने अपने प्रोसेस में, क्यों हमने अपने प्रोसीजर में चेंज लाया है, क्यों हमने ये नया प्लान ऑफ एक्शन डिसाइड किया है, ये भी बताना बहुत जरूरी है। जब वो क्यों समझ लेते हैं कि ये क्यों किया गया है, तब वो आसानी से उस चीज को अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, अपने आप को उसके हिसाब से ढाल लेते हैं। लेकिन जब उनको क्यों नहीं समझ में आता, ये जबरदस्ती है यार, जब मन करता है तब थोप देते हैं, कुछ भी नया एक ले आते हैं, ये क्या तरीका, क्या जरूरत था ये करने का, सब कुछ तो कितना अच्छा चल रहा था। जब तक वो रीजन नहीं समझेंगे कि क्या जरूरी था ये चेंज इंट्रोड्यूस करने का, तब तक वो अगेन अपने आप को उससे कटा कटा महसूस करेंगे। जब वो एक बार समझ लेंगे कि ये क्या जरूरत है, जो लोग 50 साल से, 35 साल से, 40 साल से फिजिकल मोड में क्लासेस ले रहे हैं, उनको जूम कैसे स्टार्ट की जाए, कैसे रिकॉर्डिंग की जाए, कैसे यूट्यूब बनाया जाए, कैसे ऑनलाइन मटेरियल तैयार किया जाए और बच्चों को पढ़ाया जाए, ये चीज उनको बताने की क्या जरूरत है? राइट? क्यों चाहिए ये, क्यों चेंज की जरूरत होगी? हम लोगों ने तो पूरी जिंदगी 40 साल बिता दिया पढ़ाने में, मान लो कुछ लोग ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ी। अभी क्या पता नहीं क्या बकवास चल रहा है, ऑनलाइन ये सिखा रहे वो सिखा रहे। पहले उनको बताओ कि क्यों सिखा रहे। ये जो कोरोना है ना, ये अभी पता नहीं कब तक जाएगा, कब तक ये आता रहेगा जाता रहेगा, कुछ समझ भी नहीं आ रहा। तो आने वाले समय में आपको ऑनलाइन टेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा यूज करना पड़ेगा। इसीलिए हम आपको ट्रेनिंग दे रहे कि आप सीख भी लीजिए और सीखते सीखते समझ भी लीजिए कि आपको यह अभी काम आने वाला है। राइट? अब आपका पुराना तरीका ऑब्सोलीट होता जा रहा है और आपको दोनों ही मोड में कंफर्टेबल होना पड़ेगा। तो ट्रेनिंग के माध्यम से आपने क्या किया, फिजिकली उनको स्किल्ड किया वो काम करने के लिए, और मेंटली उनको प्रिपेयर किया एक्सेप्टेंस के लिए उस चीजों को। हाँ ठीक है, अब ठीक समझ में आया, चलो सिखा दो मुझे, ये भी बता दो, वो भी बता दो, समझ में आया? ये जरूरी होता है अडॉप्ट करना एक रेगुलर ट्रेनिंग सिस्टम, जिसके थ्रू आप उनको कंफर्टेबल बना सके किसी भी चेंजेस को एडजस्ट करने के लिए, किसी भी चेंजेस को कोप अप करने के लिए। नेक्स्ट है मेकिंग प्लान्स
सिंपल एंड प्रैक्टिकल। ठीक है भाई, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कितना भी आपका गोल कॉम्प्लिकेटेड हो या हाई लेवल का हो या बड़ा हो, लेकिन आपके प्लान ऑफ एक्शन सिंपल होने चाहिए। क्योंकि अगर प्लान ऑफ एक्शन भी कॉम्प्लिकेटेड है, तब तो एक ऐसे ही गोल बहुत हाई है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसको अचीव करने का तरीका भी बहुत मुश्किल है, तो बहुत जल्दी आपका जो मोटिवेशन है ना वो जीरो पे आ जाएगा। ठीक है ना, बहुत जल्दी आप अपने आप को हाईली मोटिवेटेड फील करेंगे, और 3-4 दिन में जब प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आपको फील होगा तो आपका मोटिवेशन, आप भी मोटिवेटेड हो जाइएगा। इसीलिए सिंपल प्लान जरूरी है, ताकि आप उसको इजिली कम्युनिकेट कर सके, लोग उसको आसानी से समझ ले, आसानी से उसको इम्प्लीमेंट कर सके, और काम को फिजिकल फॉर्म में रियलाइज कर सके, ट्रांसफर कर सके। ठीक है, आपके ब्लूप्रिंट से उसको एक्चुअल मोड में ट्रांसफर करने में, ट्रांसमिट करने में ज्यादा कठिनाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। इसीलिए प्लान क्या होना चाहिए, एक तो सिंपल होना चाहिए जो सबको समझ में आ जाए, और दूसरा ग्राउंड लेवल पे उसका रियलिटी चेक होना चाहिए कि हाँ ये पॉसिबल है, ये किया जा सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको कर पाना अभी के टाइम में असंभव हो। ठीक है, या फिर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, आपके पास किसी भी एक चीज की कमी हो सकती है जिसके कारण वो काम फेल हो जाए। इसीलिए इट शुड बी प्रैक्टिकल, इट शुड बी फिजिबल, इट शुड बी सिंपल। दीज आर द प्रिंसिपल, दीज आर द फैक्टर्स, ठीक है ना, जो प्लानिंग को, आपका प्लान इफेक्टिव है या इनइफेक्टिव है, ये डिसाइड करता है। क्लियर हुआ? ठीक है, कोई सवाल होगा तो आप हैंड रेज कर लीजिएगा। हाँ मुकेश बोलो, आपका वीडियो क्यों ऑफ है? मुकेश आप बोल सकते हैं। मैम ये फिर से बताइए ना, ई नंबर, मेकिंग प्लान सिंपल एंड प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल, ओके बताती हूँ। और सब समझ में आ गया? ठीक है, मेकिंग प्लान सिंपल एंड प्रैक्टिकल का मतलब होता है कि जब भी आपको कोई गोल अचीव करना है तो आप क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं। प्लान बनाते समय इस चीज का ध्यान रखिए, सबसे पहले तो क्या कि वो प्रैक्टिकल है कि नहीं, यानी कि वो कर पाना संभव है कि नहीं। कैसे मैं बताऊं कि ये कर पाना संभव है कि नहीं? वो रियलिस्टिक प्लान होना चाहिए। रियलिस्टिक प्लान कब बनता है मुकेश? मान लो तुम्हारे पड़ोस में, ठीक है, तुम्हारे पड़ोस में किसी ने करोड़ों खर्चा करके एक डेस्टिनेशन वेडिंग किया, ठीक है ना, किया उसने। अब तुम भी कर लो कि नहीं मुझे भी यही करना है, मुझे भी किसी ऐसे अंडमान निकोबार या किसी ऐसे बीच पे जाके, श्रीलंका या कहीं और जाकर के अपने बहन का या अपना या किसी और का ऐसे ही वो करना है, डेस्टिनेशन वेडिंग करना है। हो सकता है क्या ये? नहीं हो सकता है, क्योंकि आप अपने रिसोर्सेज, अपने अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, अपने कंफर्ट जोन, अपने जो आपके लिमिटिंग फैक्टर्स है उनको ध्यान में रखते हुए अपना गोल तय करेंगे ना, या कि अपने पड़ोस वाले को देखते हुए गोल तय करेंगे। राइट? अगर पड़ोसी का कोई बच्चा यूपीएससी क्रैक कर गया तो आपका भी नया गोल हो गया कि हमको भी यूपीएससी क्रैक करना है। ठीक है, इंस्पिरेशन यहां से मिलता है, लेकिन इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक बार क्रॉस चेक करेंगे ना कि क्या मैं इतने घंटे बैठ सकता हूँ पढ़ने के लिए, मुझे कौन कौन सा चीज ठीक करना पड़ेगा इस चीज को क्रैक करने के लिए। या फिर उसने कर लिया और मैंने भी उसको देखा देखी क्या किया, 1 साल का अपना एक बिग टर्म गोल बना लिया कि 2 साल में मुझे भी यूपीएससी क्रैक कर लेना है। तो क्या होगा, पहले छोटा छोटा स्टेप तो लिया ही नहीं आपने आज तक। 10th में आगे, ग्रेजुएशन में आगे, आपने उस तरीके से मेहनत नहीं की। जिसने भी यूपीएससी क्रैक किया उसका माइंडसेट क्या होता है, बचपन से पढ़ने वाला होता है, तो उसके लिए वो बहुत आसान नहीं था, तो बहुत मुश्किल भी नहीं था। लेकिन अगर मैंने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं और अचानक आज सोच लूं कि मुझे 1 साल में कर लेना है, तो क्या ये फिजिबल है? उससे पहले मुझे अपने कितने चीजों पे काम करना होता है। अगर मैंने किया है वो काम तब तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैंने अचानक से सोच लिया कि मुझे कर लेना है, 1 साल में मैं ये कर लूंगा क्रैक, और एकदम हाईली मोटिवेटेड होकर मैंने शुरू किया, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना पढ़ा भी, उसके बाद क्या होता है, यार नहीं हो रहा है। ठीक है ना, इतना बड़ा सिलेबस है, सर दर्द कर रहा है, सिलेबस ही देखते रहते हैं भर दिन की, क्या पढ़े क्या छोड़े। राइट? तो प्रैक्टिकल होना चाहिए, यानी आपके अपने स्थान, आपके अपने रिसोर्सेस, आपके अपने कैपेबिलिटी पे बेस्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई कुछ नहीं कर सकता है, एवरीबडी कैन डू एवरीथिंग, लेकिन उसका जो प्रिपरेशन होता है वो लॉन्ग टर्म से चल रहा होता है। क्या आपका चल रहा है? अगर आपका चल रहा है तो आप कर लेंगे, लेकिन अचानक से आप सोचेंगे किसी दिन की 6 महीने बाद मैं ये कर लूंगा, तो क्या होगा, नहीं हो पाएगा। ऋतिक राज थोड़ा ठीक से बैठ जाओ, ठीक है ना, समझ में आया?
ये समझ में आया? और सिंपल होना चाहिए। सिंपल क्यों होना चाहिए? ताकि आप उसको कर सके, आप उसको स्टार्ट कर सके करने के लिए। अगर वो सिंपल नहीं हुआ, अगर वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हुआ, तो जैसे ही आप किसी और को बोलोगे ऐसा करने के लिए या किसी को समझाने की कोशिश करेंगे, उसको समझ में ही नहीं आएगा तुम बोल क्या रहे हो, राइट? तो एक सिंपल होना चाहिए, पेज वाइज होना चाहिए, स्टेप टू स्टेप उसको कवर हेलो कर सकने लायक मैम, होना चाहिए। या ऋतिक? मैम थोड़ा फीवर इसलिए उससे बैठे कोई हुए थे बात नहीं, तुम अच्छे से कैमरा रैप ऑफ कर कर लो। सकते हैं मैम? नहीं, बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल कंबल को रैप कर लीजिए, लेकिन वैसे मत बैठिए, वो अच्छा नहीं लगता है क्लास में ठीक है ना। मैम। पूरा कवर अप हो जाओ, ठीक है? ओके, चलो अब हम आगे चलते हैं। ये क्लियर हुआ मुकेश? यस। सिंपल मतलब बहुत Yes, ma'am. कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, थोड़ा सिंपल होना चाहिए और प्रैक्टिकल होना चाहिए, नहीं रियलिस्टिक होना चाहिए। अब आप सीधा बोलिएगा कि नहीं हम आसमान से तारा उतार कर ले आएंगे तुम्हारे लिए, तो ये रियलिस्टिक प्लान नहीं है, इसकी बहुत बड़ा गोल है, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है, आप अचीव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए फेज वाइज काम करिए, सिंपल सिंपल गोल सेट करिए और उसको अचीव करते करते, कोई बहुत बड़ा गोल भी अचीव होता है ना तो धीरे धीरे ही होता है, छोटे छोटे स्टेप्स में होता है, एक बार में नहीं होता है, राइट? तो वो प्रैक्टिकल होना चाहिए, आपके अपने धरातल पे रह के, बोलते ना आसमान में मत उड़ो, जमीन पे रहो। दैट मीन्स आपका प्लान जो होना चाहिए वो जमीन से जुड़ा होना चाहिए। एकदम उड़ते उड़ते आपने सोच लिया कि मैं ये कर लूंगा, तो वो नहीं होगा, राइट? ठीक है, अब हम अप्रोचेज ऑफ प्लानिंग पे चलते हैं। ये मैंने नया ऐड किया है क्योंकि मैं सोच रही थी ये क्यों ही छोड़ू, थोड़ा सा छूट रहा था ये, तो मैंने ये भी भेज दिया होगा BCA, आप लोगों को भी भेज दिया होगा बैच 1, राइट? पहले मैंने जो भेजा था उसमें ये नहीं था। अप्रोचेज ऑफ प्लानिंग क्या है? ये अप्रोचेज ऑफ प्लानिंग मतलब देयर आर 4 डिफरेंट अप्रोचेज ऑफ प्लानिंग। एक तो होता है टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच का मतलब होता है कि ऊपर से नीचे, यानी कि यहाँ पे जो अथॉरिटीज है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो सेंट्रलाइज्ड है। एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो जितने भी गोल्स हैं, स्ट्रैटेजिक गोल्स हैं, प्लान्स हैं, सारे सेट किए जाते हैं टॉप लेवल पे, उनका ब्लूप्रिंट बनाया जाता है, उनका प्लान ऑफ एक्शन क्रिएट किया जाता है, और तब इन सबको लोअर लेवल मैनेजमेंट एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट को दे दिया जाता है जस्ट टू एग्जीक्यूट एंड इम्प्लीमेंट दोज प्लान्स। तो ऐसे प्लान जो सब कुछ जिसका टॉप लेवल मैनेजमेंट ही करे, बस एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट को देते हैं, वैसे प्लान होते हैं टॉप डाउन अप्रोच बोला जाता है। और ऐसे प्लान का सक्सेस डिपेंड करता है किस बात पर? इसका सक्सेस डिपेंड करता है क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस एंड कैपेबिलिटीज ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट अगर कैपेबल है, अगर एबल है, अगर उसके पास सफिशिएंट एक्सपीरियंस है, वेल क्वालिफाइड है, तब तो वो प्लान अच्छे से काम कर जाएगा, अदरवाइज वो फेल हो सकता है, ठीक है ना? ऐसे भी बहुत बार देखा गया कि टॉप लेवल मैनेजमेंट आर एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड टू फॉर्मुलेट स्ट्रैटेजिक प्लान्स एंड स्ट्रैटेजिक गोल्स, लेकिन फ्लोर लेवल पे क्या कठिनाई होती है? सपोज करो कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज ए प्रॉब्लम ऑफ एनी कंपनी, ठीक है ना, कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन है, बहुत ज्यादा कस्टमर कंप्लेन आ रहे हैं, बहुत कुछ में ऐसा होता है ना कि कस्टमर कंप्लेन कर रहा है बार बार, चीजों का परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, तो हम उसको कैसे सेटिस्फैक्शन दे सकते हैं? एक सेकंड, जी सर।
ठीक है। टॉप डाउन अप्रोच समझ में आया? टॉप डाउन अप्रोच क्लियर है, यानी सारे प्लानिंग सब कुछ अपर लेवल पे किया जाता है और लो मैम आप म्यूट है। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, बॉटम अप अप्रोच। जैसे टॉप डाउन अप्रोच मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जो आया, ठीक है, प्लानिंग ऊपर किया गया और सारा जो उसको नीचे की तरफ इम्प्लीमेंटेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, इसको टॉप डाउन अप्रोच बोलते हैं। बॉटम अप अप्रोच का मतलब है लोअर लेवल पे क्या किया गया, सारे प्लानिंग बनाए गए और उसको ऊपर अपर लेवल पे सिर्फ अप्रूवल के लिए भेजा गया। यानी जब लोअर लेवल मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लान को बनाने के लिए भी और इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी, और इम्प्लीमेंटेशन से पहले बस उनको अप्रूवल लेना होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट से, तो वैसे अप्रोच से जो प्लान क्रिएट किया जाता है उसको बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ जाता हुआ अप्रोच। राइट, क्लियर है? इसमें कौन सा प्लानिंग होगा? ऑब्वियसली इसमें फंक्शनल या ऑपरेशनल, फंक्शनल को हम ऑपरेशनल भी बोलते हैं, फंक्शनल या ऑपरेशनल प्लान इसके अंदर आएगा। राइट, उसके बाद है कंपोजिट अप्रोच। कंपोजिट अप्रोच का मतलब हो गया मिला हुआ, कंपोजिट का मतलब होता है मिक्स्ड। राइट, तो जहां पे लोअर एंड मिडिल लेवल साथ में बैठ करके प्लान ड्राफ्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस एंड बाउंड्रीज बाय स्टेटेड और सेट बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट, यानी कि जो हायर अथॉरिटी के गोल को ध्यान में रखते हुए, उनके बाउंड्रीज और गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए जब मिडिल और लोअर लेवल के मैनेजमेंट साथ में अपना गोल डिसाइड करते हैं या ड्राफ्ट करते हैं, तो इस अप्रोच को हम बोलते हैं कंपोजिट अप्रोच। यहाँ पे सारे जो डिस्कशंस होते, जो प्लान बनाया जाता है उसको ओपन रखा जाता है डिबेट एंड डिस्कशन के लिए, एंड आफ्टर लॉट्स ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग, डिबेट एंड डिस्कशंस इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसको हम बोलते हैं कंपोजिट अप्रोच। ठीक है, समझ में आया? जिसमें लोअर एंड मिडिल लेवल का इन्वॉल्वमेंट होता है अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट। राइट, एंड द लास्ट वन इज टीम अप्रोच। टीम अप्रोच का मतलब होता है, यस मैंने अनम्यूट किया। मैम कंपोजिट अप्रोच में वो अप्रूव होने के लिए हाई लेवल में नहीं जाता है? वो उन्हीं के गाइडलाइन, उनका जो गाइडलाइन दिया हुआ है टॉप लेवल मैनेजमेंट का, जो गोल सेट किया हुआ है और उनके द्वारा जो गाइडलाइंस दिया हुआ है कि हम ये मतलब पैसा इतना खर्चा कर सकते हैं, समय इतना दे सकते हैं, आपको इतना ज्यादा मैन पावर हम इस चीज के लिए दे देंगे, ये सब चीज सेट किया गया टॉप लेवल मैनेजमेंट द्वारा। उन सब रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए अब मिडिल एंड लोअर लेवल क्या करता है, प्लान बनाता। तो ऑलमोस्ट उनका तो जो भी गाइडलाइंस है उसको फॉलो कर ही रहे हैं। राइट, यस मैम। ठीक है, यस। नेक्स्ट किसी ने हैंड रेज किया था या? ओके, टीम अप्रोच। अब टीम अप्रोच पे आते हैं। टीम अप्रोच मतलब जितने भी फंक्शनल स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स हैं, सारे डिपार्टमेंट्स के या ऑर्गेनाइजेशन के सारे एक्सपीरियंस्ड मैनेजर का एक टीम बनाया जाता है। वो एचआर से भी हो सकते हैं, फाइनेंस से भी हो सकते हैं, आईटी से, प्रोडक्शन से, परचेज से हो सकते हैं। उन सब का एक टीम बनाया जाता है और ये टीम रिस्पॉन्सिबल होता है एक प्लान को बनाने के लिए, जिसको टॉप लेवल मैनेजमेंट द्वारा अप्रूवल लिया जाता है। यानी कि ऑल द एक्सपर्ट्स, ऑल द एक्सपीरियंस्ड एंड रेलिवेंट skilled manager of that particular organization का एक टीम है, जो टीम अपने पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए क्या कर रहा है, प्लान बना रहा है और इस प्लान को टॉप लेवल मैनेजमेंट से अप्रूव करा के इम्प्लीमेंट कराता है। ऐसे प्लान को हम टीम अप्रोच कहते हैं। यानी इस ऐसे प्लान के सक्सेस होने की चांसेस ज्यादा होती है, क्योंकि आपको हर एक फंक्शनल एरिया के एक्सपर्ट्स ने कुछ ना कुछ अपना एडवाइस दिया है कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। अप्रोचेज में किसी को कोई डिफिकल्टी है? किसी को है तो मैंने सबको अलाउ किया, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। अभी तक हमने बताया आपको फैक्टर्स, प्रिंसिपल्स एंड अप्रोचेज। कोई डिफिकल्टी है तो पूछिए प्लीज। मैम ये टीम अप्रोच हर एक अप्रोच में काम आ सकता है, जैसे बॉटम अप्रोच में भी, कंपोजिट अप्रोच में भी। दीज आर डिफरेंट अप्रोचेज। किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ
टॉप डाउन अप्रोच अलाउड है, ठीक है ना, सारे डिसीजंस मैनेजमेंट लेगा, यू आर सपोज टू फॉलो ऑनली, तो वहां पे आप नहीं कर सकते हैं। बॉटम अप अप्रोच का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन ने अलाउ किया है अपने लोअर लेवल मैनेजर को कि भाई तुम देखो, तुमको रोज रोज के काम में जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसको कैसे सलटना वो तुम खुद ही देख लो, राइट। हम तुमको इतना अथॉरिटी देते हैं कि तुम अपने हिसाब से इतना पैसा इतना रिसोर्सेज खर्चा कर सकते हो, ये तुम्हारा लिमिटेशंस है, इस लिमिटेशंस में आपको अपने प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करके काम कर लेना है। यानी कि आप एक तरह का अथॉरिटी देते हैं बॉटम लेवल को, लोअर लेवल को, अपने प्लान्स बनाने के लिए भी और अपने काम को खत्म करने के लिए जो डिफिकल्टी आती है उसको खुद ही सॉर्ट आउट कर ले, राइट। तो ये बॉटम अप अप्रोच हुआ। तो ये अलग अलग तरीका है प्लानिंग बनाने का, इसको मिक्स नहीं कर सकते, समझे। ये एक अलग अप्रोच है, एक अलग सोच है काम करने का। एक सोच बोलता है कि टॉप लेवल ही सब डिसाइड करके देगा, एक सोच बोलता है कि नहीं भाई आपको प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि आप कस्टमर से ज्यादा डील करते हैं, आपको मालूम है कि कस्टमर के कंप्लेंट्स क्या है, तो उनके कंप्लेंट को कैसे एड्रेस कर सकते हैं, या आप ही सोचिए, क्योंकि आप रोज मिलते हैं, वो एक्चुअल आपको बताते हैं कि यहाँ डिफिकल्टी है, सप्लायर को कोई प्रॉब्लम है, कस्टमर कंप्लेंट्स है, प्रोडक्ट में क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्या आपको कंप्लेंट मिलता है लगातार, तो उस प्रोडक्ट की उस कमी को कैसे दूर की जाए, ये सब ठीक है, लोअर लेवल मैनेजमेंट को दिया जा सकता है कि आप ही अपना आइडिया बताइए कि हम कैसे कस्टमर को सेटिस्फाई करें, कैसे हमारे कस्टमर लॉयल कस्टमर बन जाए। तो ये एक अप्रोच है, ये एक सोच है, जहां पे आपने लोअर लेवल मैनेजमेंट को भी फ्रीडम दिया ये प्लान बनाने के लिए, ठीक है। एक तीसरा अप्रोच हो सकता है कि भाई क्यों हम ही क्यों बनाए, टॉप लेवल मैनेजमेंट बोलेगा तुम ही लोग बनाओ अपना प्लान, ये हमारा गोल है, इस गोल को मुझे अचीव करना है, लोअर लेवल एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो सही समझती है मैं उसको अप्रूव कर दूंगा, लेकिन मेरा गोल अचीव हो जाना चाहिए। ये भी तो हो सकता है ना, राइट, कि तुम क्या किस तरीके से करोगे ये तरीका तुम लोग सोचो, बस मेरा ये गोल है और मेरा ये स्टेटस है, इसको इसके अंदर में मेरा वो फाइनल जो अल्टीमेट गोल है वो अचीव होना चाहिए। तो कंपोजिट अप्रोच मतलब वो यहाँ पे दोनों लेवल, जिसको करना है और जिसको इम्प्लीमेंट करना और जिसको एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है लोअर लेवल मैनेजमेंट, काम को करने के लिए, और काम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए, किस प्रोसेस को कैसे स्टार्ट करेंगे और कैसे धीरे धीरे करते रहेंगे और लास्ट में फीडबैक और रिव्यू लेंगे कि काम हमारा सक्सेसफुली हुआ या नहीं हुआ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है मिडिल लेवल मैनेजमेंट की। तो दोनों मिलकर के अपना प्लान डिसाइड करिए, आप लोग आपस में डिस्कस करिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए, मतलब इसके प्रोज एंड कॉन्स को चेक करिए और फाइनलाइज करिए और इम्प्लीमेंट करिए। बस टॉप लेवल मैनेजमेंट आपको अपने गाइडलाइंस बता देगा कि इस चीज को ध्यान में रख के करना, ठीक है। तो ये एक अलग स्टाइल है प्लानिंग का, ये एक अलग तरीका है प्लानिंग का, एक मिनट। और उसके बाद लास्ट में क्या है, लास्ट में आ गया आपका टीम अप्रोच, जहां पे हर एक डिपार्टमेंट के, हर एक ऑपरेशनल एरिया के जो फंक्शनल एक्सपीरियंस लोग हैं वो आकर के प्लान बनाते हैं टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए, और टॉप लेवल मैनेजमेंट उसको अप्रूवल देती है कि ठीक है आप ये काम कर सकते हैं या फिर कैसे कर सकते हैं, राइट। ये चारों एक तरीका है, एक अप्रोच है उस प्लानिंग को बनाने का। प्लान आप इस चारों में से किसी भी तरीके से बना सकते हैं। और कुछ पूछना है या कोई है डाउट? किसी को डाउट है तो जल्दी बताओ, नहीं तो आगे चलेंगे। राकेश या अमित? यस मैम, ये टीम अप्रोच में ही इसमें होता है कि अलग अलग फील्ड के एक्सपीरियंस लोग ये बनाने में, प्लान बनाने में मदद करते हैं। हाँ, टीम अप्रोच तो इसमें तो किसी भी लेवल के लोग हो सकते हैं, टॉप लेवल के लोग बिल्कुल बिल्कुल टॉप हो सकते हैं, टॉप लेवल के हो सकते हैं, मिडिल लेवल के हो सकते हैं, किसी भी लेवल के लोग, और सारे ही फंक्शनल एरिया के एक्सपीरियंस लोग, हाँ क्वालिफाइड लोग इसके मेंबर हो सकते हैं, जो कि इससे चांसेस है कि ज्यादा से ज्यादा प्लान जो है वो अच्छा प्लान बनेगा, क्योंकि सबने अपना कुछ ना कुछ इनपुट दिया है उस प्लान को बनाने में, राइट। ठीक है, अब इसके बाद हम प्रोसेस ऑफ प्लानिंग पे चलेंगे। प्रोसेस ऑफ प्लानिंग को समझने का तरीका मैं आपको पहले समझा दूं कि प्रोसेस किसको बोलते हैं। प्रोसेस क्या होता है? सीरीज ऑफ एक्टिविटीज, बहुत सारे एक्टिविटीज जब हम एक सीरीज में सिस्टमेटिक वे में करते हैं तो हम एक काम को खत्म करते हैं। यस, सीरीज ऑफ एक्टिविटीज के लिए मैं थोड़ी देर के लिए आप लोगों को अनम्यूट करूंगी और आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। अपना आंसर रेडी रखिएगा। मैं बहुत सिंपल कुछ क्वेश्चन पूछूंगी बस प्रोसेस को पहले समझाने के लिए। एक सेकेंड, जहां पे भी नॉइज हो प्लीज वो अपने आप को खुद ही म्यूट रखेंगे, ठीक है। मैंने अलाउ किया अनम्यूट करना।
पहले हम आते हैं प्रोसेस, समझते हैं कि प्रोसेस क्या है। ठीक है, मुझे बताइए कि आप लोगों में से बस हैंड रेज करें, कितने लोगों को मैगी बनाने आता है, या फिर कोई भी चीज जिसमें आप पारंगत हो, जो आप लोग सबको आता हो, कॉमन है मतलब। ठीक है, मतलब बहुत सारे बच्चों ने मैगी ही है ना। पूरा खाना बनाने आता है। अच्छा ठीक है, मतलब सिंपल खाना है उसकी बात करते हैं अभी, पूरे खाने की छोड़ देते हैं क्योंकि बहुत बच्चे उसमें नहीं मम्मी लोग सकेंगे। बना लेगी, वो हम लोग बना लेते ओके अभिषेक, मैं जो पूछ रही हूँ मुझे उसका आंसर दो, ठीक है ना। मैं बोल रही हूँ कि किसको सैंडविच बनाने या फिर सिंपल मैगी बनाने या कॉफी बनाने आता है। ठीक है, आप सबको आता है। एग्जाम्पल लेते हैं हम मैगी का ही, चलो बहुत सारे बच्चों ने हैंड रेज किया है। एक बच्चा अपने आप को अनम्यूट करके बोलो, मैं अलाउ करती हूँ कि आप लोग में से कोई भी अपने आप को अनम्यूट कर सकता है, ऑलरेडी कर दिया है। एक बच्चा मुझे बताओ कि क्या करते हो तुम, क्या प्रोसेस होता है तुम्हारा वो काम करने का। यश यस मैम। बताइए किस तरीके से आप मैगी बनाते हैं, क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं। मैम पहले बाजार से मैगी लेके आते हैं। बनाते हैं, एक सूप मिनट, एक बनाते बोलो, हैं, एक अलग बोलो। अलग हाँ बोलिए बोलिए। ड्राई भी बनाते हैं और सूप वाला भी, तो दोनों आप का अलग जैसे भी बनाते हैं मुझे एक प्रोसेस है। किसी का तरीका बताइए जो नॉर्मल है, जो ओके मैम, कॉमन है। नॉर्मल ऐसे कोई भी पैन में पानी ले लेते हैं, उसको बॉईल करते हैं, फिर उसमें मैगी डालते हैं, थोड़ा सा बॉइल्ड होने के बाद नमक डालें, मसाला डालें और बॉइल्ड मैगी रेडी। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है सिंपल यही करने के लिए, और कोई दूसरा बोलना चाहता है इसमें। ठीक है, रोल नंबर 116 आप बताइए। मैम सेम प्रोसेस, पहले कंटेनर में वाटर बॉईल करो, मैगी दो, देन मसाला दो एंड हल्का सा सॉल्ट दो। ठीक है, एनीबॉडी एल्स। यस मैम। या मैम फर्स्ट ऑफ ऑल कोई पैन लेंगे, उसमें तेल रखेंगे और जो प्याज वगैरह टमाटर वगैरह है उसको फ्राई करेंगे। उसके बाद उसमें मसाला वगैरह डाल के पानी रखेंगे, उसके बाद मैगी उसमें डाल और ठीक 2 मिनट तक उबालने के बाद फ्रेश मैगी खाइए। खाइए। ठीक है, यानी कि आपका रेडी हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो आपने प्रोसेस बताया है मैगी को बनाने का, ठीक है ना, आप दोनों के प्रोसेस अलग अलग है लेकिन काम एक ही हो रहा। ठीक है, किसी ने थोड़ा सब्जी भी डाला, किसी ने नहीं डाला, किसी ने सिंपल मैगी पसंद किया तो उसने सिंपल बनाया। क्या किया आपने, किसी ने पैन लिया, पानी लिया, पानी को बॉईल होने दिया, फिर उसमें मैगी डाला, फिर उसमें मसाला डाला, फिर उसमें नमक डाला, 2 मिनट बॉईल किया और वो रेडी हो गया। किसी ने क्या किया, पहले सीधा पानी ले लिया और उसमें पैन ले लिया, पानी ले लिया, बॉईल कर दिया, मैगी डाल दिया और मसाला डाल दिया, खा लिया। ठीक है ना, तो सबका कोई उसमें ऐड कर सकता है कि हम और इलैबोरेटेड बोल सकता है कि हम पहले दुकान से खरीद के लाएंगे, फिर पैकेट को काटेंगे, फिर पानी को बॉईल करेंगे पैन में, फिर हम उसमें डालेंगे, फिर मसाला डालेंगे, फिर उबालेंगे, फिर प्लेट में सर्व करेंगे, फिर खाएंगे। दीज आर सीरीज ऑफ एक्टिविटीज जो आपने किया उस काम को खत्म करने के लिए। ये सारा जो आपका डिफरेंट स्टेप्स था, ये क्या है, ये प्रोसेस है, राइट। प्रोसेस ही है ना उस काम को करने का। अब ये प्रोसेस कोई बहुत लंबा बोल सकता है, कोई एक एक स्टेप को डिफाइन करेगा कि गए पहले बाजार, फिर एक मैगी का पैकेट खरीदे, फिर घर लाए, फिर उसको काटे, फिर एक पैन लिए, फिर उसमें पानी रखे, फिर बॉईल किए, फिर ब्ला ब्ला ब्ला। कुछ लोग सीधा सिंपल बोलेगा कि सीधा लिए, पानी गर्म किए, उसमें डाले, उबाले और रेडी हो गया, खा लिए, राइट। तो ये इलैबोरेटेड भी हो सकता है और ये थोड़ा सा कॉम्पैक्ट भी हो सकता है, थोड़ा सा ब्रीफ भी हो सकता है। मैंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि जब भी आप प्लानिंग के प्रोसेस को पढ़िएगा तो कहीं आपको 11 स्टेप्स मिलेंगे, कहीं आपको 9 स्टेप्स मिलेंगे, कहीं आपको 7 स्टेप्स मिलेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें से कोई एक आंसर गलत है, ठीक है ना, और कोई एक सही है, ये बिल्कुल भी मतलब नहीं होता है उसका। इसका क्या मतलब हो सकता है, चलो हैंड नीचे कर लो, दुख जाएगा तुम लोग का हाथ, ठीक है। अब फिर से नया सवाल पूछूंगी तब रेज करना, हाँ ठीक है, नहीं तो मुझे ऐसे लगेगा कि कुछ पूछना है आप सबको। तो अब किसी का इलैबोरेटेड हो सकता है, किसी का ब्रीफ हो सकता है या कॉम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन एक सीरीज में हुआ ना। किसी बच्चे ने ऐसा तो नहीं कहा कि पहले हम क्या करेंगे कि उबाल लेंगे मैगी को, फिर हम क्या करेंगे, पानी लेंगे, फिर हम उसको उबालेंगे, फिर हम उसको मैगी डालेंगे, फिर पहले हम सब्जी डाल के खा लेंगे, फिर हम उसको सब्जी पकाएंगे। ऐसे आपने क्या किया, ऐसे तो नहीं किया ना, ऊपर नीचे सीक्वेंस को, ऑर्डर को ऑर्डर में रखा ना। चाहे आप ब्रीफ बोलिए, चाहे आप इलैबोरेटेड बोलिए, लेकिन आपका ऑर्डर था
शुरू से लास्ट तक एक ऑर्डर में आपने कहा कि हम ऐसे ऐसे करेंगे। ऊपर नीचे किसी ने कहा कि पहले पका लेंगे, फिर हम पैन में पानी लेंगे, फिर हम सब्जी काटेंगे, ऐसे किसी ने बोला? नहीं बोला ना। दैट मीन्स कि इसका एक सीक्वेंस होता है, एक सिस्टमेटिक सीरीज है। अभी हम जैसे बोल रहे हैं इसको, ये 6 या 7 स्टेप में हो सकता है, या 8 स्टेप में हो सकता है, या 10 स्टेप में हो सकता है। चाहे तो कोई बहुत छोटे छोटे स्टेप को बांट कर बोले, चाहे तो कोई एक आध स्टेप को एक साथ क्लब करके बोले, लेकिन सीरीज एक ही होना चाहिए, सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी एक ही होना चाहिए। जैसे कि पहले आपने खा लिया और फिर आप बनाएंगे, ऐसा नहीं होगा। उसी तरह प्लानिंग प्रोसेस में भी जब आप डिफाइन करेंगे तो पहले आप ये नहीं लिखेंगे कि इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, और फिर आप ये नहीं बोलेंगे कंपेयरिंग द प्लान। जब इंप्लीमेंट कर ही दिया तो कंपेयर क्या चीज करोगे? अल्टरनेटिव्स को, राइट? तो ये एक सीक्वेंस में होगा, ये एक सीरीज में होगा। ऊपर एक जगह से शुरू होगा और धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगा। ये उल्टा सीधा कर दिया तो प्रोसेस गलत हो गया, राइट? हो गया ना गलत? अगर हमने इस सीरीज को चेंज कर दिया तो हाँ, आप इस सीरीज को क्लब कर सकते हैं, यानी कि कंसीडरिंग द प्लानिंग प्रीमाइसेस को क्लब कर सकते हैं आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स के साथ। या जैसे मैंने किया है कंपेयरिंग द ऑल्टरनेटिव्स एंड सेलेक्टिंग वन ऑफ देम, इसको मैंने क्लब कर दिया। आपकी मर्जी, आप इसको 2 अलग अलग स्टेप में ब्रेक कर दीजिए। पहले ऑल्टरनेटिव्स को कंपेयर कर लीजिए और फिर उसमें से एक चुन लीजिए। ये आप कर सकते हैं, लेकिन आप इसको ऊपर नीचे नहीं कर सकते, तब आपका प्रोसेस गलत हो जाएगा, तब आपका तरीका गलत हो जाएगा। क्योंकि आप पहले पकाएंगे, पहले खा लेंगे, फिर नहीं पकाएंगे, पहले पकाएंगे फिर खाएंगे, राइट? तो ये एक सीक्वेंस है। प्रोसेस भी यही होता है। अब हम प्लानिंग को कैसे करते हैं तो पहले समझ लो। फर्स्ट ऑफ ऑल, दीज आर द स्टेप्स। ये आपको ऐसे समझना पड़ेगा कि ये स्टेप्स है। पहले आप अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करेंगे, यानी कि इन्वायरमेंट को स्टडी करेंगे कि इन्वायरमेंट में कितने जो पॉइंट्स हैं, कितनी चीजें हैं जो आपके प्लान को फेवर कर रही है, आपके प्लान के सपोर्ट में है, और कितने ऐसे एलिमेंट्स हैं जो उस पर अपना एडवर्स इम्पैक्ट डाल सकती है, उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती है, राइट? तो ये आप कब करेंगे? प्लान को इंप्लीमेंट करने से पहले या उसके बाद? क्लास पहले। तो आपको समझ में आ गया कि सीक्वेंस क्यों जरूरी है? सीक्वेंस इसीलिए जरूरी है ताकि आप एक एक स्टेप में काम बढ़ाइए। ठीक है, तो आप पहले क्या किया? आपने अब इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को स्टडी करके पता किया कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मेरे प्लान के लिए अवेलेबल है अभी बिजनेस में। ठीक है ना, अभी अवेलेबल है हमारे इन्वायरमेंट में, सॉरी, ये आपने पहले क्या किया? पता कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे? दूसरा स्टेप में क्या होगा? अब जब आपको पता चल गया कि दीज आर द अपॉर्चुनिटीज, दीज आर द फेवरेबल थिंग्स इन माई टू अचीव माई गोल, तो आप क्या करेंगे? अब आप गोल सेट करेंगे। जब आप देख लेंगे कि ज्यादातर जो चीजें हैं, जो एलिमेंट्स हैं इन्वायरमेंट में, वो आपको फेवरेबल लग रहा है, अभी आपकी एकदम आपकी सिचुएशन को, आपके बिजनेस प्लान के मुताबिक अभी सब कुछ चल रहा है, तो आप क्या करेंगे? स्विगी, जोमैटो, सबके लिए भी फेवरेबल कंडीशन है कि नहीं है? है ना, फेवरेबल है। जितना भी हमारा ऑनलाइन अभी सर्विसेज प्रोवाइडर है, सबके लिए अभी फेवरेबल सिचुएशन है। तो वो अभी ऑनलाइन बिजनेस में जितना इन्वेस्ट करेंगे अभी ग्रो होगा उनका। अपॉर्चुनिटीज आपने आइडेंटिफाई कर लिया। देन नेक्स्ट क्या हो गया? एस्टैब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स। अब आपने अपना ऑब्जेक्टिव, अपॉर्चुनिटी को देखते हुए अपना एक गोल स्टैब्लिश किया, फॉर्मुलेट किया। अब आप क्या करें? कंसीडरिंग द प्लानिंग प्रीमाइसेस। गोल तो आपने सेट कर लिया, अब आप क्या देखेंगे? योर प्लान शुड बी फोकस्ड और शुड बी इन लाइट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। प्लानिंग प्रीमिसेस का यही मतलब होता है कि अब आप ये देखिए गोल सेट करने के बाद कि आपके पास कौन कौन से, क्या क्या आपके पास रिसोर्सेज हैं। ठीक है, क्या कमी है, क्या सफिशिएंट है, क्या आपको कहीं और से लेना पड़ेगा, किस चीज की चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप अपने ग्राउंड लेवल को एक बार चेक करिए कि क्या क्या हमारे पास है जो हमको इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में लगेगा, और कौन सी ऐसी चीजें नहीं है जिसके लिए मुझे कुछ ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट करना पड़ेगा, राइट? मैं आपको एक एग्जांपल देकर के बताती हूँ, समझ में आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, बीइंग अवेयर ऑफ अपॉर्चुनिटी। जब पहला लॉकडाउन लगा था तो पूरे मार्केट में जो शेयर मार्केट था, शेयर का रेट क्या हो गया था? एकदम से ड्रॉप हो गया था। हो गया था या नहीं?
जो हजारों के शेयर थे उनका 100, 95, 80 ऐसे रेट हो गया था, राइट। उस समय अगर कोई चाहे कि मैं अभी शेयर में इन्वेस्ट करूं, क्योंकि जब समय ठीक होगा, जब ये पैंडेमिक खत्म होगा, तो क्या हो जाएगा, हमको ऑब्वियसली बेनिफिट तो होगा ही होगा, क्योंकि अभी बहुत कम दाम में हम ले रहे हैं। तो उसने एक अपॉर्चुनिटी ढूंढा कि अगर अभी मेरे पास पैसा है तो मैं शेयर में इन्वेस्ट कर देता हूँ, राइट, क्योंकि अभी बहुत सस्ते रेट पे शेयर मिल रहा है। ओके, अब ऑब्जेक्टिव सेट किया, ठीक है, कितना शेयर लेना है मुझे। मैंने मान लिया कि फलाने कंपनी का मुझे 50 या 100 शेयर लेना है, ये मेरा गोल है, मुझे इससे इतना प्रॉफिट कमाना है, ये मेरा गोल है, ठीक है। नाउ व्हाट यूर प्लानिंग प्रीमिसेस, आपने ये जो बोला है कि आप 100 शेयर्स खरीदेंगे मारुति का या फिर इन्फोसिस का या फिर एक्सेंचर का, वो आप कहाँ से खरीदेंगे? क्या अभी आपके पास उतना पैसा है, या आप किसी से लोन लेंगे, या आप अपना कोई एफडी तोड़ेंगे, या आप अपने कंपनी से एडवांस लेंगे? आप कैसे करोगे, राइट? अपने प्लानिंग प्रीमिसेस को चेक करो, क्या क्या तुम्हारे पास है और क्या आपके पास अदर ऑल्टरनेटिव्स है उस चीजों को अरेंज करने का। वंस यू हैव टू कंसीडर लिमिटिंग फैक्टर्स, एक्चुअली इसमें हम कंसीडर करते हैं कि कौन सा चीज है जो हमको 100 शेयर्स खरीदने से रोक रहा है, या हमारे पास अभी उतना अवेलेबल रिसोर्सेज नहीं है, या फिर हम इतना रिस्क लेने के लिए अभी तैयार नहीं है, व्हाटएवर। आप अपने प्लानिंग प्रीमिसेस को चेक करते हैं, फिर आप ऑल्टरनेटिव कोर्सेज को देखते हैं। अच्छा ठीक है, अगर 50 नहीं खरीद सकते, 100 नहीं खरीद सकते, तो क्या करते हैं, हम अपना गोल तय करते हैं कि हम 50 ही खरीदेंगे, हम क्यों लोन ले किसी से, अपने पास अभी इतना है तो इतना ही खरीद लेते हैं, राइट। ऑल्टर, या फिर आप कहते नहीं 100 ही खरीदते हैं, पापा से तब तक पैसे उधार ले लेते हैं, हम उनको बाद में पैसे दे देंगे, या किसी फ्रेंड से ले लेते हैं, हम उनको बाद में पैसे दे देंगे, जब पैसा कमा लेंगे तो उनको उनका हिस्सा इंटरेस्ट के साथ दे देंगे, तो हम 2% इंटरेस्ट पे कहीं से पैसा ले लेते हैं। यानी यू हैव डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन, आपके पास अभी बहुत सारे रास्ते हैं, क्योंकि अभी आपने कुछ करना शुरू नहीं किया, अभी बस ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है आपका। तो आपने क्या किया, किसी से उधार लिया, या फिर आपने क्या किया, सिर्फ 50 शेयर्स में ही इन्वेस्ट किया, बाकी को छोड़ दिया। आपके पास ऑप्शन है, कंपनी से एडवांस ले लिया, व्हाटएवर, या अपना कोई एफडी तोड़ लिया। आपने क्या किया, अपना एक ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन भी तैयार किया कि ये सब मेरे पास ऑप्शंस हैं। अब क्या करेंगे, सारे ऑप्शंस को आप कंपेयर करेंगे, ठीक है, आपस में। पहले तो आपने आइडेंटिफाई किया कि क्या क्या हो सकता है रास्ता उस चीज को अचीव करने का, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का। एंड देन व्हाट यू डिड, यू कंपेयर ऑल दोज ऑल्टरनेटिव्स। आपने सारे विकल्प को कंपेयर किया, तुलना किया कि कौन सा सबसे सूटेबल है, कौन सा सबसे आपके लिए। चैट में तुमको, अरे बोल ना नंबर तुम हमको 840 कितना मैम का नेटवर्क डिस्कनेक्ट। स्टूडेंट 840 क्या हो गया, सब लोग बातचीत शुरू कर दिए? यहाँ नंबर एक्सचेंज हो रहा है मैम, नंबर एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे। नंबर एक्सचेंज कर रहे हैं। डिस्कनेक्ट हो गया था, थोड़ी देर तसल्ली रखो, रिकॉर्डिंग पे है और तुम सारे Yes, ma'am. बीसीए के बच्चे हो, ठीक है ना, जिसको मैं हमेशा बोलती हूँ कि बहुत अच्छे डिस्कनेक्ट हो बच्चे गए हो। तो क्या हो गया, क्लास तो है ही ना, फिर मैं कभी भी आ सकती थी, राइट। जब तक डिस्कनेक्ट होता तब तक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती कि थोड़ा और आप अच्छे से बिहेव करिए, राइट। चलिए अब मैं आप शेयर करते हैं आपका फिर से Yes, स्क्रीन और आगे बढ़ते हैं। यस, मैम लास्ट का 2 लाइन रिपीट कर। हाँ ठीक है, मैं रिपीट कर दूंगी। दिख रहा है क्या शेयर स्क्रीन, कुछ दिख रहा है क्या? अब हुआ। ओके, हो गया। इट इज विजिबल। दिख रहा है अभी? यस मैम। Yes, ठीक है, ओके, डन, ठीक है, यस मैम। थैंक यू। आगे बढ़ते हम लोग। अब यहाँ पे आपने डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स को, यानी कि जो अलग अलग ऑप्शंस थे, पहले तो उसको आपने लिस्ट डाउन मैम, कर लिया। या मैम आई जस्ट वांट टू से वन थिंग मैम, हम लोग के सिलेबस में ये प्रोसेस ऑफ प्लानिंग वगैरह है नहीं। प्लानिंग है ना, प्लानिंग है बट ये सब है नहीं। ये भी अगर है, इससे ये भी related उसी के कोई- अंदर का है, ये भी उसी के अंदर का है। प्लानिंग है तो ये भी है, ठीक है, प्लानिंग but का ही book में ऐसा पार्ट है। मेंशन नहीं हुआ है मैम, किसमें मेंशन नहीं है? जो हम लोग को बुक मिला है। छोड़ो ना, तुम अपने AKU से अपना सिलेबस को निकालो और उसमें देखो कि क्या इमेज वाले बुक मैम में आप नहीं पढ़ाइए ना मैम। यस मैम, प्लानिंग में है। हम लोग को नॉलेज चाहिए मैम, पढ़ाइए। अभिषेक एक बार अपना AKU से सिलेबस निकाल के देख लो। मुझे भी तुम्हारा मैम, जो मैंने सिलेबस देखा है ना, है। क्या है,
नहीं है उसमें मैंने प्लानिंग देखा करना। है उसमें नहीं है। हम चुन लेते हैं एक ऑल्टरनेटिव एक्शन को, उस समय वो हमारा क्या हो जाता है, डिसीजन हो सकता है, वो हमारा चूजन प्लान ऑफ एक्शन हो जाता है, राइट। हम किसी एक ही एक्शन को बाद में प्लान ऑफ एक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसीलिए हम ऑल्टरनेटिव्स में से किसी एक रास्ते को चुन लेते हैं, सेलेक्टिंग वन ऑफ देम। उसके बाद अब उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ शॉर्ट टर्म प्लान्स बनाते हैं जिसको हम सपोर्टिंग प्लान बोलते हैं, सपोर्टिव प्लान। यानी आपने जो गोल तय किया उसको पहुंचने में हो सकता है 1 साल 2 साल 3 साल का समय लगे, लेकिन हर महीने हम कितना करते जाएंगे, कितना काम करते जाएंगे तो हमारा ये काम पूरा हो जाएगा। इसलिए छोटे छोटे प्लान्स जो बनाते हैं उसको हम सपोर्टिव प्लान बोलते हैं, राइट। अब छोटे छोटे प्लान का एग्जांपल देख लो, तुमको बीसीए का डिग्री चाहिए 3 साल के बाद, लेकिन हर सेमेस्टर एग्जाम पास करना पड़ेगा, है ना। वो छोटा छोटा ऑब्स्टेकल जिसको आप क्लियर करते जाते हैं तो फाइनली आप अपने पूरे डिग्री को अचीव कर लेते हैं। समझ में आया? ये सपोर्टिव प्लान है। ये सपोर्टिव प्लान जब आप बनाते हो तब क्या करते हो, तब सीधे आप इंप्लीमेंट करते हो। यानी कि अभी तक जितना काम हो रहा था वो पेपर पे हो रहा था, अब जो हो रहा है उसको फिजिकली आपने करना शुरू कर दिया है। यू स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग योर प्लान। और जब आपने अपना प्लान इंप्लीमेंट कर दिया, यानी कि अब वो इन एक्शन में आ गया है, अब उस पर काम हो रहा है, तो आपको हर दिन हर समय फॉलो अप और रिव्यू की जरूरत पड़ेगी, ताकि वो आपके डिजायर्ड जो आपका गोल था उसी हिसाब से आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, आपका जो डिजायर्ड रिजल्ट था वो आपको अचीव हो रहा है या आप उससे कहीं डेविएट कर रहे हैं। बार बार आपको चेक करने की जरूरत पड़ती है, और अगर आप डेविएट हो रहे हैं तो जितना जल्दी आपको डेविएशन पता चल जाएगा उतना जल्दी आप उसको रेक्टिफाई कर लेंगे और वापस से अपने पाथ को अटेन कर लेंगे। नहीं तो डाइवर्ट होते जाएंगे और धीरे धीरे अपने गोल से बहुत दूर हो जाएंगे, अगर आप ये रिव्यू ऑफ प्लान नहीं करिएगा तो। रिव्यू समझने के लिए एक ही चीज समझ लो कि जब हमारे घर में हमारी मम्मी स्वेटर बुन रही होती है ना, तो बार बार बुला बुला के नापते रहती है हम लोगों को, राइट। या हमारे स्वेटर से नापते रहती है कि कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया, अब कहाँ से घटाना है, कहाँ से बाह, कहाँ से गला करना है, राइट। अगर वो ऐसा नहीं करे, सीधा बना करके देखे, तो या तो बहुत बड़ा बन जाएगा या छोटा बन जाएगा, उनको वापस से पूरा खोलना पड़ेगा, यानी कि बहुत समय उनका जाया हो जाएगा और अगला बहुत सारा टाइम एफर्ट उनको उसमें फिर से लगाना पड़ेगा। रिव्यू फॉलोअप का मतलब होता है टाइमली चेक करना कि हम सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। अब कोई क्वेश्चन है तो पूछो। यस, किसी को अब कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। पूरा प्रोसेस हो गया। दिस प्रोसेस इज द स्टेप्स ऑफ प्लानिंग। व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्लानिंग? ये वही है। यस, किसी को कुछ पूछना है? नहीं? अटेंडेंस बना ले। ठीक, या उज्जवल? मैम ये सिलेबस में है प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, वहाँ पे जानते प्रोसीजर हो के नाम यार, मैं 2 साल से बच्चों को यही पढ़ा रही हूँ, मुझे मालूम है कि प्रोसीजर के नाम से है वहाँ पे। हाँ, मुझे मालूम है कि आप लोगों को ये पढ़ना है, इसीलिए मैं पढ़ा रही हूँ। अगर सिलेबस में नहीं भी है तो भी आपके क्वेश्चन में आता है, ठीक है ना? तो मुझे मालूम है। अच्छा ठीक है, मैं क्यों अपना काम बढ़ाऊंगी बताओ? आप बढ़ाओगे अपना काम? कुछ लोग ज्यादा होशियार हैं मैम। आप भी अपना काम नहीं बढ़ाएंगे ना, मैं भी अपना काम नहीं बढ़ाती हूँ, नहीं बढ़ाना पसंद करूंगी, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मुझे भी एक टाइम लिमिट के अंदर अपना सिलेबस खत्म करना और आपका एग्जाम का तैयारी करवा देना है, ताकि आप दे सके। तो जो मैं पढ़ा रही हूँ वो कहीं ना कहीं जरूर आपके सिलेबस का हिस्सा है, मैं तभी पढ़ा रही हूँ, वरना मैं क्यों पढ़ाऊंगी? यस मैम, सही बात। पढ़ लीजिए, अभी थोड़ा भारी लग रहा होगा, लेकिन जब एग्जाम में आएगा तो यू विल से बी थैंक गॉड मैंने ये पढ़ा हुआ है, मुझे कुछ तो याद है। बस मेक श्योर कि आप कुछ तो याद है में इस स्टेप्स को कम कर सकते हो। जैसे मैंने अभी भी बताया आपको कि मैंने अगर 8 स्टेप्स बताया है तो आप 7 ही लिखोगे तो भी चलेगा, आपका आंसर तब भी सही होगा। लेकिन आपका आंसर तब गलत हो जाएगा जब अगर आप रिव्यू ऑफ प्लान या इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान पढ़ने लिख देंगे और आप मार्केट स्टडी या प्रीमिसेस चेक या फिर गोल सेटिंग बाद में करेंगे। समझ में आया? सीक्वेंस नहीं गड़बड़ाना चाहिए, स्टेप्स आप स्किप कर सकते हैं। या मैम ये जो नेमिंग है इसमें भी 3 ठो नाम है प्लानिंग में मैम, हेरन, कोल्ज, लुइस और उर्विक, तो इसको फिर याद करना पड़ेगा मैम, नाम को भी कौन डेफिनेशन दिया है? हाँ, क्यों नहीं, आपको याद रखना चाहिए। देखते नहीं ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है ना डेफिनेशन लिख करके, नॉर्मली आता है, याद रखो ना। मैंने तो कितना सिंपल दिया है, कुछ ही डेफिनेशन से, और जितने डेफिनेशन सिंपल है वही मैं देती हूँ तुम लोगों को, मैं तो एक भी मुश्किल डेफिनेशन देती भी नहीं हूँ आप लोगों को।
वही तो, लेकिन हो गया अभी तक 10-11 मैम नाम आप हो ना गए। सिंपल देता है, यूनिवर्सिटी कैसा देगा? यूनिवर्सिटी ऐसे नहीं देगा आपको कि आप इसका डिफिनेशन लिखिए, ये कभी नहीं पूछता है, सीधा बोलेगा डिफाइन प्लानिंग, आप कोई भी डेफिनेशन लिख दो। समझ में आया? सीधा पूछेगा डिफाइन प्लानिंग Yes, एंड राइट डाउन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। डेफिनेशन लिखो, 1-2 लिखो, मीनिंग लिखो, स्टार्ट करो अपना आंसर स्टेप्स वाइज लिखना। मैम बस हो एक गया। क्वेश्चन था, क्या शुभम? लास्ट एग्जाम जो मतलब एग्जाम जो सेमेस्टर का हम लोग का होगा मार्च लास्ट में या फरवरी लास्ट में, जब भी एग्जाम से मिनिमम 1 वीक पहले कुछ वैसा सेटअप, कुछ वैसा क्वेश्चन बैंक टाइप आप कुछ सेट प्रैक्टिस करा दीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम है तो। और प्लान आपको तो पता ही है पीओएम का हालत हम लोग के बैच का। मुझे तो अच्छा रिस्पांस मिला है सही बीसीए बोला से। शिवम। यस शिवम, मैम, रिस्पांस तो है मैम, सब बट इजी क्वेश्चन आया हुआ था इस बार। ऐसे ही आता है क्वेश्चन, एक्सटर्नल में भी कुछ बहुत घुमा फिरा के नहीं आता है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा बस करके मैम आप थोड़ा लिख सा सकते हैं। आप बता दूंगी, कोऑपरेट कर दीजिएगा पहले सेट प्रैक्टिस हाँ टाइप। बिल्कुल कोऑपरेट Thank you, कर ma'am. दूंगी, और आप लोग भी कोऑपरेट करिए मुझे, ठीक है? मैम कॉलेज के बता रिस्पेक्ट में यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन ज्यादा इजी रहता है क्या? नहीं, कॉलेज में भी आसानी रहता है और यूनिवर्सिटी में भी आसानी रहता है, मतलब पढ़ने वाले बच्चों के लिए सारे क्वेश्चन आसानी होते हैं। पैटर्न आप सेम जो होता है। मेन चीजें हैं वो पढ़ लीजिए, पैटर्न Yes, सेम है, ठीक है? आप स्किप नहीं कर सकते बहुत सारी चीजों को, जैसे अब ये बोल रहा है कि स्टेप्स स्किप कर दीजिए मैम, वो है, मत स्किप करिए, ठीक है? चलिए लिख बोल। अब रोल नंबर 1 बीसीए बैच 1, 1 2 3 के पास हो जाना भाई। 4 बस हो गया। 4 ओके 3 भी हो गया और 4 भी हो गया। यस 5 प्रेजेंट मैम। 6 Yes, 7 6. Ma'am, not 6. 7 8 9 10 Present, ma'am. 11 9 भी है क्या? Yes, ना, ma'am. ओके 11 12 12 13 डन 13 14 15 13 प्रेजेंट मैम। 16 यस मैम। 17 यस मैम 17 18 19 20 Present, ma'am. 20. 21 22 23 24 25 26 प्रेजेंट मैम। 27 28 29 यस मैम। 30 यस मैम। 30 31 प्रेजेंट 32 मैम। 32 31 मैम। ठीक है 32 यस मैम। 33 मैम। Present, ma'am. 33. 34 Present, ma'am. 34. 35 36 यस मैम 36 37 यस मैम। 37। 38 39 यस मैम 38 प्रेजेंट मैम 38। ठीक है 39 40 41 42 यस मैम। 43 44 45 46 मैम 47 47 48 मैम 48 लीव कर सकते हैं। बिल्कुल 48 49 49 प्रेजेंट मैम 50 51 52 प्रेजेंट मैम। 52 53 54 55 यस मैम। 56 प्रेजेंट मैम। 7 57 Present, ma'am. 58 Present, ma'am. 59 ओके 57 है क्या प्रिया? Yes, ma'am. Yes, ओके ma'am. ओके 59 59 59 60 यस मैम 60। 61 Present, ma'am. 61. 62 यस मैम। 63 यस मैम। 63 64 65 66 Yes, ma'am. 66. 67 68 मैम एक मिनट मैम 68 का अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा, उसका आवाज नहीं आ रहा है, वो क्लास में 69 ठीक है अभिषेक प्रेजेंट मैम 69 69। 70 Present, ma'am. 70. 71 Yes, ma'am. 72 यस मैम। 73 74
Yes, ma'am. 75, 76, 77, Yes, ma'am. 78, Yes, ma'am. 78. 79, Yes, ma'am. 80. मैम 77। हो गया मैं सुन रही हूँ। मैम 51 का अटेंडेंस मार्क कर दो। क्या नाम है उसका? क्या नाम है सोनाली, उसका? अच्छा सोनाली ठीक। मैम।